कि तुम्हारे दोस्त कम होंगे वहाँ पे या टीचर्स की एजुकेशन कम होगी? टीचर्स की एजुकेशन कम होगी। दोस्त तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। टर्म में जो टीचर्स हैं वो उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और वो और भी बहुत सारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। लेकिन यहाँ पे बहराइच में इंग्लिश मतलब ऐसे इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। वहाँ के टीचर्स को भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। लाल बहादुर शास्त्री का नाम जानते हो? हाँ। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे 15-16 घंटे लगातार 17 घंटे पढ़ रहा है तो उसका ब्रेन कहीं ना कहीं थक जाएगा। किसी चीज़ के लिए मम्मी पापा मना करते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। पहली बार बाहर निकलोगे तो आपको एक डर रहेगा, किसी से भी आप बात नहीं कर पाओगे। अगर आप एक छोटी दुकान में भी जाओगे कुछ सामान लेने तो भी आपको हिच रहेगी थोड़ी सी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? फिर वही सवाल, कैसे हैं आप सब? अरे भाई, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे साक्षात्कार से रूबरू हो रहे हैं, इसके मतलब कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और मोबाइल और टीवी के सामने हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आज मैं आज की नई पीढ़ी से बात कर सकूं, मतलब हमारी से तीसरी जनरेशन से बात कर सकूं, एक आग्रह करना है। हमारी एक संस्था है अर्श फाउंडेशन, जिस पर ऐसे होनहार बच्चों से होनहार कलाकारों के लिए कुछ चाहे अवेयरनेस की बातें हों, उसके लिए हम लोग मंच प्रोवाइड कराते रहते हैं, नए कलाकारों को मंच प्रोवाइड कराते हैं, कुछ समाज के गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, कुछ पशु पक्षियों के लिए काम करते रहते हैं जिसमें धन की आवश्यकता होती है। तो मेरा एक बारकोड आपके पास जा रहा होगा। अपनी नेक कमाई में से अगर चाहें, आपकी दिल करे तो कुछ थोड़ा बहुत आप उस पर दान कर सकते हैं। देखिएगा, आपके जीवन में एक परिवर्तन भी आएगा और आपको शांति भी मिलेगी। तो शुरू करें। मेरे सामने आज कानपुर से आरव हैं। नमस्कार। और बहराइच से एक बिटिया छोटी सी है हमारे पास, पाविका। नमस्ते। ये सब लोग आपसे नमस्ते कर रहे हैं। आप इनको नमस्ते मत दीजिएगा, शुभाशीष दीजिएगा कि अपने जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ें। और हाँ, एक आग्रह और है कि जब ये पॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा होगा ना, तो आप इसको पसंद आए ना आए, आप कितना भी देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको किसी ऐसे माँ बाप के पास ज़रूर भेज दीजिएगा जिसके इस उम्र के बच्चे हों। और बच्चों, अगर आपके पास ये पहुंच रहा है तो अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन शर्माती बहुत है, संकोच बहुत करती है, माँ बाप के सामने भी ढंग से बात नहीं कर पाती है। आरव से बात शुरू करते हैं। आरव इस समय एक स्टूडेंट है, अभी अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, हाई स्कूल का, सीबीएसई बोर्ड। अभी आपसे पूछें कि किस क्लास में हो तो क्या बताओगे? अब 10th खत्म हो गया तो 11th मतलब हम लोग का भी शुरू होगा। अभी रिजल्ट नहीं आया, मतलब ये कमी है, रिजल्ट नहीं आया है, आएगा, क्या होगा कैसे होगा ये पहले से प्री फिक्स्ड होना चाहिए तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे हिसाब से कि यस, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, है ना। आफ्टर दिस एग्ज़ाम मैं एग्ज़ाम जा रहा हूँ, कन्फर्म होना चाहिए, लपेटे में नहीं कि हम हाँ अब अभी एक पास होंगे तब जाएंगे। अरे पास हो चुके हो, अगर एग्ज़ाम दे दिए, ढंग से पढ़े हो तो पास हो चुके हो। आप क्या कर रही हैं पाविका इस समय? अभी तो मैं 7th में हूँ। 7th में हो, 6 पास करके चली गई। हाँ। जयपुरिया लखनऊ में पढ़ती थी तुम? हाँ, पहले पढ़ती थी, अब बहराइच में। ऐसा रहती हूँ। क्या हुआ कि जो बहराइच चली गई? कुछ पापा मम्मी के प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से। वहाँ पे हम लोग का डायग्नोस्टिक सेंटर है और क्लिनिक भी है एक, तो उसकी वजह से जाना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से अच्छा माहौल, अच्छी पढ़ाई वहाँ मिल पाएगी? नहीं, यहाँ पे जैसा माहौल था, यहाँ की एजुकेशन वहाँ की तरह नहीं होगी। क्या कमी हो सकती है? तुम्हारे दोस्त कम होंगे वहाँ पे या टीचर्स की एजुकेशन कम होगी? टीचर्स की एजुकेशन कम होगी। दोस्त तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। क्या क्या महसूस, अंतर क्या होगा? क्या क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या अंतर हो सकता है यहाँ के और बहराइच के? देखो, तुम्हारा ये जो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारे बहराइच के स्टूडेंट भी देखें और टीचर्स भी देखें, हो सकता है जयपुरिया के भी टीचर्स देखें, है ना। तो बिंदास होके बताओ, ताकि बहराइच के जो टीचर्स हैं उनको अगर अपनी कमियां पता है, हो सकता है ना कोई कमी बताने वाला हो, स्टूडेंट्स डरते हैं,
प्रिंसिपल घबराते हैं कि अगर ये छोड़ के चला गया तो कौन आएगा हमको पढ़ाने के लिए, हमारा स्कूल खाली रहेगा। तो अगर तुम बताओगी और उनको जरा सा भी ये होगा ना, तो उस पर वो सुधार लेके आएंगे कि आजकल के बच्चे चाहते क्या हैं। तो क्या अंतर हो सकता है बहराइच के डिवाइन स्कूल के टीचर्स में और जयपुरिया स्कूल के टीचर्स में? बेसिक डिफरेंस क्या महसूस करती हो तुम? अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो मैंने ऐसे किया है फील कि अब जैसे लखनऊ में जो टीचर्स हैं वो उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और वो और भी बहुत सारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। लेकिन यहाँ पे बहराइच में इंग्लिश मतलब ऐसे इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ के टीचर्स को भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। बच्चे तो फिर क्या ही बोलना नहीं आता। हाँ, कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं है मतलब इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, फर्स्ट है, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया। हाँ मुझे लगता है कि जो जैसा कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चला कि तुम तो लखनऊ आने से पहले भी बहराइच में थी। हाँ थी, लेकिन तब बहुत छोटी थी, तब इतना नहीं था। लेकिन अब मैं लखनऊ में ही 4 साल रहे, मैं लखनऊ में ही बड़ी हुई मैं, तो मैंने वहाँ के हिसाब से अडाप्ट कर लिया था। अब बहराइच में अडाप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे। वो दोबारा जाने के बाद ऐसा लगता है। हाँ, अजीब लग रहा है। तो ये एक स्टूडेंट की हिच है। मेरे प्रिय अध्यापकों, अगर आपको हमारा ये साक्षात्कार पहुंच रहा है तो एक बच्ची ने जो आपको इंगित किया, ये आपकी शिकायत नहीं है, ये उसने अपनी थोड़ा सा एक वो चीज़ बताई कि आपको अपने अंदर इंग्लिश में, फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। हालांकि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी तरफ से इसे कहते हैं, बेटा हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, वो दरअसल हिंदी प्रधान देश है। हम सब ये चाहते हैं कि इंग्लिश तो आती है, आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिंदी इतनी अच्छी से बोल सकें, इतनी अच्छे से जान सकें कि आज के आने वाले वक्त में हम विदेशों पर भी हिंदी का राज कर। अच्छे से अगर हिंदी पढ़ोगी तो जैसे इंग्लिश को लोग यहाँ कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है, ऐसे ही वहाँ के बच्चे कहेंगे हिंदी अच्छी नहीं है टीचर की। तो हिंदी को एक मान्यता प्राप्त दर्जा देने के लिए विश्व में आपको हिंदी पर फोकस करना चाहिए। इसलिए टीचर्स को भी चाहिए कि फ्रीक्वेंटली इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी वो अपनी महारत हासिल कराएं और अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके चलें। राइट? क्या पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है आपका? मेरा एक्चुअली मेरे को आगे डॉक्टर लाइन में जाना है, तो शुरुआत से बायो ही मतलब मन लगा रहता है, और उसी में मैं जो है अपनी महारत हासिल है मेरे को। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है तो उस हिसाब से मेरे को बायो ही मेरी बहुत अच्छी है। बायो अच्छी है। बायो में इंटरेस्ट है, या कि तुम्हारे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल को देख के इंस्पायर्ड हो गए हो कि नहीं डॉक्टर ही बनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैंने किसी को देख के डॉक्टरी के लिए बोला हो, या फिर ऐसा एक अंदर से है कि हाँ मेरे को एक डॉक्टरी करनी है, मतलब करनी है। डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो चीर फाड़ वाले, दवा देने वाले, और एक मानसिक हेल्थ ठीक करने वाले टीचर्स, वो भी डॉक्टर होते हैं। कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हो? मेरे को जो है सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन बनना है, एकदम स्पष्ट, क्लियर है। हाँ, क्लियर कट। हाँ। कैसा हुआ है पेपर? पेपर 10th का मेरा बहुत अच्छा गया, बस मैथ्स जो था थोड़ा सा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पता ही होगा कि 10th का पेपर जो इस साल आया था वो थोड़ा सा हैवी था, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया था, तो उसकी वजह से मैथ में मेरे लास्ट के कुछ थोड़ा दिक्कत आई थी। बाकी पेपर मेरे सारे अच्छे गए। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कितना भी लेंदी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर लाल बहादुर शास्त्री का नाम जानते हो? हाँ। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, या कहें तीसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा, उसके बाद इंदिरा गांधी, ऐसे करके प्रधानमंत्री थे हमारे। कहाँ के थे लाल बहादुर शास्त्री? इंडिया के। अरे तो इंडिया का आदमी तो इंडिया के प्रधानमंत्री बनेगा। कहाँ, किस शहर के रहने वाले थे? आई थिंक महाराष्ट्र साइड के होंगे। लाल बहादुर शास्त्री बनारस के रहने वाले थे। ठीक है, इंस्पायरिंग। दोस्तों, ये है आज के बच्चों का सामान्य ज्ञान। मैं इसको चलाऊंगा, इस पॉडकास्ट को आगे लेके जाऊंगा। ऐसे आरोही नहीं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका लक्ष्य तो निर्धारित है, लेकिन सामान्य ज्ञान में जीरो नहीं कहेंगे। अभी इनसे धोनी के बारे में पूछेंगे तो ये बता देंगे, शाहरुख खान के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे। ये इनका सामान्य ज्ञान आज के हिसाब से है, लेकिन
काश आजकल का सामान्य ज्ञान के साथ साथ कल का भी सामान्य ज्ञान तुम्हारे पास होता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जानते हो? कौन थे? प्रेसिडेंट हम लोग के पूर्व पूर्व प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हिंदी क्या होता है? ये नहीं पता। अंग्रेजियत इतनी हावी हो गई है कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति हिंदी में नहीं जानते। अभी इसके पहले मैंने हिंदी की बात की। भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे पता है? नहीं। सिवान के रहने वाले थे। किस कास्ट के थे? हालांकि इस पॉडकास्ट पे कास्टिज्म नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव थे। क्लियर? बहुत सारे ऐसे इतिहास रचयिता हुए हैं। आपको अपने क्षेत्र के साथ साथ सामान्य ज्ञान पे भी फोकस करना चाहिए। खाना खाते समय जब छोटे थे तो तुमको याद है कि तुम्हारी मम्मी अगर खाना नहीं खाते थे, जिद करते थे, तो उस जिद को पूरा करने के लिए, उस खाना खिलाने के लिए क्या करती रही होगी? मतलब मम्मी कभी तो जैसे थोड़ा सा डांट के नहीं तो प्यार से कि जैसे बच्चों को खिलाया जाता है वैसे करके खिलाती थी। खिलाते थे। आजकल के माँ बाप की तरह तो नहीं कि मोबाइल दे दिया, मोबाइल बच्चा देख रहा है और खाना। नहीं, ऐसे नहीं था। हो सकता है मोबाइल उस समय आज के तुम्हारे 15 साल पहले ना रहा हो इतना था ज़्यादा। पर इतना वो नहीं था। मम्मी के पास उस वक्त छोटा वाला फ़ोन था तो वही छोटा था। वाला फ़ोन था, इसलिए नहीं हो पाया। अगर होता आजकल तो ऊपर टाइप पकड़ा देती कि ये बेटा देखता रहेगा उसमें कार्टून और हम खिलाते रहेंगे। कितना ये चश्मा इस उम्र में दोनों को लगा है। मुझे इस उम्र में चश्मा लगा हुआ है। इस चश्मा लगने का कारण पता है? फ़ोन और यही सब है। जानते हो तो भी क्यों ऐसा होता है? इस बात पे मेरे को जैसे लोग रहता है कि चश्मा सिर्फ फ़ोन देखते रहते हैं आजकल के बच्चे, तो इसमें बच्चों की तो गलती है मैं मानता हूँ, पर कुछ गलती पेरेंटिंग में भी होती है। जैसे अब के जो पेरेंट्स हैं वो बाहर खेलना बच्चों को पसंद नहीं करते। मोस्टली पेरेंट्स बाहर जाते तो उन लोग को डांटते हैं। मैं अपना एक वो साइड रख रहा हूँ कि जो है इस जगह पर बैठ के मम्मी पापा को एक किनारे करके, किनारे मतलब ऐसा नहीं कि किनारे, यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी अपनी लाइफ है। अब तुम टीनेजर से ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारे अपने विचार आज की पेरेंटिंग में हो सकता है तुम्हारी पेरेंटिंग तो हो गई। अब तुम ऐसे जगह पे हो कि अब तुम अपने हिसाब से अपनी दिशा को चुनोगे। लेकिन जो अब नए माँ बाप बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं लाइक दिस, तो उन्हें तुम्हारी ये बात जो कमी अब तक महसूस किए हो उसके हिसाब से उन्हें ये दिशा मिलेगी। तो अभी अपने मम्मी पापा को किनारे करके मतलब साइड में करके मेरे से बात करो कि अभी तक आपने अपनी पेरेंटिंग, सो कॉल्ड क्या होता है पेरेंटिंग पता है? कि मतलब बच्चों का जो पालन पोषण, बिल्कुल सही जानते हो। उस पेरेंटिंग पर तुमने अभी तक क्या अभाव महसूस किया? हाँ, मतलब ये हुआ है कि जैसे पहले जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के छोटा था तो रहता था कि इतना ज़्यादा फ़ोन का नहीं था, कज़िन्स थे, खेलते थे। पर अब जैसे जब फ़ोन इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है तो उसमें रहता है कि बच्चों को 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं भी जब रहता हूँ 4 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग फ़ोन में लगे हुए हैं। घर वाले ही जैसे मम्मी पापा लोग ही हैं तो वो लोग भी फ़ोन में जैसे लगे हुए हैं, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर वो उस फ़ोन की तरफ ही भागेगा। और जो है फिर उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट उसके निकलेंगे, चश्मा लगना, फिर उसके फ़ोन ज़्यादा देखने से फिर मेमोरी में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये वो था। ये फ़ोन की देन है, फ़ोन माँ बाप की देन है या परिवार की देन है, सोसाइटी की देन है, यही ना? नहीं, और आजकल सारी चीज़ तो फ़ोन पे ही है। आपका स्कूल का होमवर्क आता है, कोई भी नोटिस आता है, सब कुछ आपको फ़ोन पे ही मिलेगा। आजकल वो तो रह नहीं गया कि लेटर वेटर का कुछ नहीं है, सब कुछ फ़ोन पे आता है, तो हम भी चाह के भी फ़ोन से नहीं दूर रह सकते। तो ये तो अच्छी बात है। बुरा क्या है? बुरा स्क्रीन हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ना। ठीक तो, है। और आदतों के लिए उससे एडिक्टेड भी हो सकते हैं हम लोग। अब एडिक्शन अगर पढ़ाई की तरफ हुआ, नॉलेज लेने की तरफ हुआ तब तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर वही एडिक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मान लो फ़ोन नहीं था, हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी क्या उस समय अपराधी नहीं पैदा होते थे? क्या गलत करने वाले पैदा नहीं होते थे? होते थे। दरअसल संसाधन दोषी नहीं होता है, संसाधन आपकी सुविधाओं के लिए होता है। संसाधन मतलब साइकिल, कार एक यंत्र है। पहले कानपुर जाने के लिए हम पैदल चलते थे,
अब कार से जाते हैं तो ये हमारा यंत्र है ना, संसाधन। संसाधन संसाधन जो होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए होता है। संसाधन आपकी ज़रूरतों को आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग एक साधन हो सकता है। हाँ। समझ गए? सोसाइटी, तुमने अभी एक बात कही आरो कि माँ बाप बाहर नहीं जाने देते हैं खेलने के लिए, इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। ठीक है, हो सकता है माँ बाप मोबाइल पकड़ाते समय कहें कि कार्टून मत देखना, जनरल नॉलेज की चीज़ें देखना, हो सकता है उनके मुंह से निकल जाए। बाहर न जाने देने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वो कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के प्रति कि कहीं बाहर जाएं। वो इतने बड़े नहीं समझते हैं अपने बच्चों को जितने बड़े वो हो जाते हैं। ठीक है, उनको ये डर लगा रहता है कि ये जाएं बाहर, पर कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया, कहीं ऐसा हो गया, तो एक कंसर्न होता है, इसलिए वो रोकते हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर सही दलील दी जाएगी तो मानेंगे। एनीवे, अब आप 11th क्लास में जाएंगे। ठीक है, 11th क्लास के बाद क्या कोई ऑप्शन है? अगर कहीं किसी, भगवान करे तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या बनोगे? अगर Second option। डॉक्टर अगर नहीं बन पाता हूँ मैं किसी कारणवश, तो मैंने पहले देख रखा है कि अगर नहीं होता है तो एक टीचर की जो लेन है उसमें मैं जाना पसंद करूँगा। मेरे को बच्चों को पढ़ाना और ये सब भी बहुत पसंद है। डॉक्टर, अब देखो देखो यहाँ पर तुम्हारी साइड चेंज हो गई, एक डॉक्टर और एक टीचर, है ना? तो डॉक्टर गवर्नमेंट में नौकरी मिले या बिजनेस करे या नर्सिंग होम चलाए, बिजनेसमैन बन जाए। टीचर्स केवल नौकरी कर सकता है। मतलब कोचिंग और ये सब का भी तो रहता है। अगर एक कोचिंग क्लासेस खोल लिया उसने, अगर जैसे होता है कि नीट का अगर मैंने प्रिपरेशन करी और अगर ना भी हुआ मेरा, तो अगर मैंने कोचिंग खोल ली तो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आएंगे क्योंकि कई सारे आप सोसाइटी में देखेंगे, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो खुद एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए, पर जो है उन्होंने कई सारे लोगों को जो है एग्ज़ाम क्रैक कराया है। अब इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी चला रहे हैं उसके। मतलब फेलियर्स जो है, मतलब इंजीनियरिंग की परीक्षा आदमी दे और पास ना हो, इंजीनियर ना बन पाए, तो इंजीनियर पढ़ाने का काम शुरू कर देना चाहिए, यही ना? मतलब क्योंकि आपको फेलियर शिक्षक बन जाए। फेलियर, अगर आप एक दो तरीके के फेलियर होते हैं। एक होता है कि आप जो है जानबूझ के फेल हो रहे हो, कि आपको है पता कि मैं इस वजह से फेल हो रहा हूँ, तब भी आप उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। एक होता है कि आप कभी कभी होता है कि लक काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, दिन रात एक करी, पर नहीं हो पाया। तो एक जो वो वाले फेलियर होते हैं ना, जो सेकंड नंबर मैंने बताया, वो जब फेल होते हैं तो वो एक आगे चल के होता है डेस्टिनी जो है उन लोग के लिए कुछ और सोची हो, तो इसलिए वो लोग उस समय फेल हो जाते हैं, पर वो लोग बाद में कुछ ना कुछ कर ले जाते हैं। और जो पहले वाले फेल हैं वो फेल ही हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, जो जानबूझ के फेल हो रहे हैं। फेल होता कैसे है आदमी? अब जैसे पहले वालों की बात करूं कि जो है पढ़ने की जगह वो लोग, पहले वाले की बात नहीं, अपने हिसाब की बात करो, अपने उसमें बात करो। तुमने जो पढ़ाई की है उसी में अभी वेरिएशन होगा। अभी जब रिजल्ट आएगा आपका मई में या अप्रैल में, कब आ रहा है? मई में आ रहा है। मई में जब रिजल्ट आएगा तो उसी पढ़ाई पर कुछ लोग तो टॉप पे होते हैं, टॉप 10 में होते हैं, और कुछ लोग जो फेल हो जाते हैं, बिलो स्टैंडर्ड होते हैं, फेल होते हैं। तो क्या अंतर होता है इन लोगों में? देखिए, जो टॉपर एक होता है और एक होता है बैक बेंचर। तो टॉपर जो होता है वो हमेशा जो है अपने से मतलब रखता है। टॉपर कभी ये नहीं कहता है कि आओ चलो घूमने चलें, या फिर जो है आओ ये सब खाए चलें, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट लाइफ में। मतलब कहने का कंसंट्रेशन। हाँ, और उन लोग का, और जो वही बैक बेंचर होते हैं उन लोग बिल्कुल ही वो रहते हैं, क्लास में पढ़ना नहीं होता है। मेरे क्लास में खुद कई सारे बैक बेंचर्स थे, तो मतलब वो लोग ये कि क्लास में पढ़ना नहीं है, क्लास जो अगर चल रही है अच्छी खासी तो जो है क्लास को ख़राब कर देना किसी जो है कुछ ना कुछ करके, और बाहर कभी जो है कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वही लोग होते हैं जो फेल होते हैं। ये सब इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप उस पर अपनी जी जान लगा दीजिए, तो उस चीज़ को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उस चीज़ में आप पक्का सक्सीड होंगे।
लेकिन आपको अगर कोई ज़बरदस्ती करे कि नहीं तुम ये करो, भले आपको उसमें मन नहीं है, तो आप उसमें कुछ भी करके आप पास नहीं हो पाओगे। तो तुम तो मजबूर होती होगी, बच्चे तो हमेशा मजबूर रहते हैं क्योंकि माँ बाप के मन का 80% करना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो हमारे लिए भी तो अच्छा है, हमें एजुकेशन मिलेगी, हम आगे चल के अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। मतलब माँ बाप की बात मानना चाहिए। हाँ, माँ बाप हमारा हमेशा भला ही अच्छा अच्छा चाहेंगे। पाविका, ये बताओ, माँ बाप की हैबिट्स का, हाँ माँ बाप की हावी का हाँ बच्चों के लाइफ पे असर पड़ता है? हाँ। पड़ता है। तो क्या बच्चे इतने समझदार होते हैं कि उनकी जो डिमेरिट्स हैं उसको इग्नोर करके उनकी जो मेरिट्स हैं उसको लेके हम आगे बढ़ें? अब बहुत छोटे बच्चों में तो इतनी अकल नहीं होती तुम्हारे है। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी उम्र के बच्चों से, तुम्हारा मतलब हम तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं मास में। मेरी जो एज है उस एज में बच्चों को इतना तो अकल होती है कि क्या गलत है क्या सही है इसमें। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अडाप्ट करना चाहते हैं, वो कैसे टाइप के इंसान बनना चाहते हैं। अगर अच्छी चीज़ों को अडाप्ट करेंगे तो वो लाइफ में सक्सीड होंगे, नहीं तो नहीं। तुम क्या करती हो? मैं अब ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकती, ऐसी बहुत सी हैबिट्स हैं मेरे अंदर भी जो अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीज़ को हटा के कुछ अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लाना चाहूँ। ला सकती हो। एक्चुअली क्या है कि जो कर सकती हो, मैंने जो सीखा है अब तक या सीख रहा हूँ, ये सीखा है कि जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, और जो आप नहीं कर सकते हैं उसको अपनी डिक्शनरी से, अपनी मेमोरी से डिलीट मार देना चाहिए। जो आप नहीं कर सकते, मेरी गॉट माय पॉइंट, जो आप नहीं कर सकते, फिर से बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करिए, और जो आप नहीं कर सकते, अच्छा या बुरा, उस पर डिलीट कर दीजिए। मतलब कि उसको सोचिए ही मत कि हम ये नहीं कर सकते। आप देखिए वही होता जाएगा जो आप करते जाएंगे। आरो, आपसे पूछना चाहेंगे कि खेल कूद जो होता है ना, ये तुम्हारी पढ़ाई को अफेक्टेड करता है या इम्प्रूवमेंट लाता है? अगर खेल कूद की बात करें तो जो है, अगर आप एक प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, जैसे अगर कोई भी बच्चा है ना, कोई भी स्टूडेंट है, वो 24 के 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। अगर वो ऐसे करता भी है, वो करने की कोशिश करता है कि जो है 15-16 घंटे लगातार 17 घंटे पढ़ रहा है, तो उसका ब्रेन कहीं ना कहीं थक जाएगा। तो जो खेल कूद है, जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ये सब एक अगर आप थोड़ा सा कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये हेल्प ही करेगा पढ़ने में। क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो है एक हेल्दी माइंड सिर्फ एक हेल्दी शरीर में ही रहता है। अगर आपका शरीर हेल्दी होगा तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग जो है तेज काम करेगा। जैसे पढ़ाई में टारगेट सेट होता है, वैसे ही खेल कूद में भी टारगेट सेट होता है। कहने का मतलब कि जहाँ पे आप अपने को फोकस कर देंगे उस क्षेत्र में आप आगे निकल जाएंगे। देखो, आज एक कहानी के माध्यम से हम पॉडकास्ट का एंड करेंगे। उससे उस कहानी सुनाने से पहले कुछ और चीज़ें पूछना चाहेंगे। सबसे फेवरेट आपका कौन है? मेरे घर में अगर फेवरेट की बात करें तो पापा हैं, क्योंकि जो है मतलब पापा सारी बात जो है मेरी सुनते भी हैं, और फिर अगर कुछ मांगो या फिर कुछ चीज़ के बारे में बात करो तो उसको प्रॉपर सुनते हैं, उसका जो है सोल्यूशन भी देते हैं। मम्मी नहीं फेवरेट है? नहीं, मम्मी है पर गुस्सा जाएंगी देखेंगी तो ये। अरे मतलब ऐसा नहीं, आपने कहा सबसे ज़्यादा तो, पर मम्मी है, पर मम्मी कभी कभी होता है कि ज़्यादा जो है वो होता है ना भावनाओं में जो ज़्यादा, कि बच्चे को बाहर ना निकलने दो, अकेले ना ट्रैवल करने दो, तो ये सब थोड़ा सा। और पापा उसमें कहते हैं कि ठीक है, बाहर निकलेगा सीखेगा, तो इसीलिए। तुम्हारा? दोनों ही फेवरेट है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। कोई अगर किसी चीज़ के लिए मम्मी पापा मना करते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। अब जैसे भाई ने बताया कि उसकी मम्मी इसको नहीं निकलने देती अकेले, तो वो उसके पीछे भी उनको डर बना रहता है कि अकेला जाएगा, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए। इस डर से इनकी मम्मी को या तुम्हारी मम्मी को सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उस डर का जो साइड इफेक्ट है उस पर कभी गौर किया है? इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे घर से बाहर ना निकलने के होते साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि मैं भी 8th तक का मैं घर से बाहर नहीं निकला,
तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि जो है आप जब पहली बार बाहर निकलोगे तो आपको एक डर रहेगा, किसी से भी आप बात नहीं कर पाओगे। अगर आप एक छोटी दुकान में भी जाओगे कुछ सामान लेने तो भी आपको हिच रहेगी। हिच रहेगी थोड़ी सी। और अगर आप हैं कि ऐसे हैं कि जो गाड़ी चलाना सीख रहा है और साइकिल ही चला रहा है रोड पे, तो भी आपको एक डर बना रहेगा रोड पे चलाते समय। तो ये होता है घर से बाहर ना निकलने का थोड़ा सा। हम तुम्हारे इस साक्षात्कार के माध्यम से, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के, इस बातचीत से, इस सार्थक संवाद के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स को भी एक नसीहत देना चाहूँगा कि जिस दिन आप अपना डर खत्म करेंगे वही दिन आपकी बच्चों का पहला स्टेप होगा, पहला कदम होता है। इसलिए डर को दबाइए, क्योंकि बच्चे जब आगे निकलेंगे, बढ़ेंगे तो आगे जाते ही हैं, उनका डर खत्म होता है। अगर हवाई जहाज जो पायलट है उसके माँ बाप अगर डर जाएं तो फिर सारे हवाई जहाज तो फिर खड़े रहेंगे कि अरे यार ऊपर गया। अब सुनीता विलियम्स का नाम सुना है? सुनीता विलियम्स की माँ अगर डर जाती तो क्या वो अंतरिक्ष में जाके इतिहास रच पाती? एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है। तो हर माँ बाप को, लेकिन बच्चों को भी उस डर से जब दूर होते हैं माँ बाप तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा रहा ये बातचीत का दौर। अच्छा, सबसे फेवरेट हीरो कौन है तुम्हारा, फिल्मी दुनिया का हीरो? मूवीज इतना देखता नहीं हूँ, पर हाँ जो है रामचरण है एक साउथ के एक्टर, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बॉडी भी उनकी बहुत अच्छी है, तो वो अच्छे लगते हैं। बॉडी की वजह से अच्छे लगते हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, मारपीट अच्छी लगती है? नहीं मतलब मारपीट तो नहीं, पर हाँ एक्टिंग वो अच्छी करते हैं रामचरण, उनका फेस कट और जो है ये सब भी बहुत अच्छा है। और बाकी एक अल्लू अर्जुन है जिनके भी पुष्पा, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे हिसाब? SR के आजकल के बच्चों को। अच्छा ये बताओ कि अपने देवी देवताओं में तुम्हें कौन अच्छा लगता है सबसे? मेरे शिव जी। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण क्यों अच्छे लगते हैं? क्या है उसके पीछे थ्योरी? खाली शक्ल सूरत या उनकी बायोग्राफी, उनकी कहानी? उनकी बायोग्राफी अच्छी लगती है। कोई इंसिडेंट तुम्हें अपील करता है उनका? क्या ऐसा तो राधा कृष्ण कैसे, कोई ना कोई रीजन होता है ना कि क्यों अच्छा लगता है? मतलब मैंने उनकी जितनी स्टोरी सुनी है, एक स्टोरी के बारे में बताओ ना, क्या इंस्पायरिंग है उनके अंदर? ऐसे मैं कैसे बताऊं? कुछ तो उसके बारे में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो। आप तब तक इससे कुछ हाँ पूछ लेंगे हम, सोचो। शिव जी के बारे में कोई एक कहानी बताओ। उनकी एक कहानी मेरे को बहुत पसंद है, भस्मासुर वाली। अच्छा। हाँ, जिसमें वो एक राक्षस को जो है आशीर्वाद दे देते हैं कि जो है आप जिसको भी छुओगे वो भस्म हो जाएगा, और वो फिर शिव जी के पीछे ही पड़ जाता है। फिर जो है विष्णु जी आते हैं और जो है एक लड़की का रूप लेके उसको जो है भ्रम में लेके उसका ही सर अपने सर पे रखवा देते हैं। अपने सर पे? अरे मतलब उसी के सर पे रखवा देते, तो वो खुद ही भस्म हो जाता है। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? कि कभी भी कुछ भी जो है, चाहे आप किसी को जो है वरदान ही दे रहे हैं या फिर किसी के हेल्प ही कर रहे हैं, पर उसको सोच समझ के उसके साइड इफेक्ट जान के तब करना चाहिए। गुड, इंस्पायरिंग स्टोरी है ये कि आप किसी को अगर अमर होने का वरदान दे रहे हैं तो अमर होके कहीं आपको ही वो दुर्घटना ना कर दे आपके साथ, इसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब याद आया कुछ? नहीं याद आया? आप ही कुछ बता दीजिए। राधा कृष्ण, अच्छा कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? रुक्मणी। और राधा कौन थी? राधा उनकी प्रेमिका थी। प्रेमिका? आज की डेट में प्रेमी प्रेमिका की पूजा होती है? ऐसा क्या था जो राधा कृष्ण का ही नाम लिया जाता है, रुक्मिणी कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता? नहीं पता। सच्चा प्यार था, पवित्रता थी, प्रेम में पवित्रता थी, इस वजह से उनका प्रेम अमर है। जिसको तुम पसंद करती हो, दरअसल लाइफ में हम भी उसी को पसंद करते हैं। राधा कृष्ण को ही हम अपना भी आइडियल मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रेमी प्रेमिका थे, इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी थी। आज कृष्ण को कॉपी करना आसान है, लेकिन राम बनना बहुत मुश्किल, शिव बनना बहुत मुश्किल, कृष्ण बनना बहुत आसान। चोरी भी उन्होंने की है ना, गोपियों का वस्त्र हरण भी उन्होंने किया,
गोपियां जमुना जी में स्नान करती तो कदम के पेड़ पे खड़े होकर देखते थे। ये सब आज की दुनिया में सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कृष्ण की लीला हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन राम बनना, अपनी पत्नी को 14 वर्ष वनवास के बाद भी अग्नि में प्रवेश करा देना शायद सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए राम बनना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज ये रहा हमारा पॉडकास्ट आरव और पविका के साथ। हम आपके साथ भी ये पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन एक होमवर्क भी देंगे। होमवर्क ये होगा कि अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपनी जो विधा है, अपनी जो कबीर, सूर, तुलसी, आज दुनिया भर के आप देख रहे होंगे हिंदू ये दुनिया भर का बला 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 हो रहा है, उस पर जाके आप गहन अध्ययन करिए। और जिस दिन आप मेरे मोबाइल पर कमेंट करके कहिए कि मैं तैयार हूँ आपके साथ साक्षात्कार करने के लिए, आप आइए, बैठिए मेरे साथ, क्योंकि आज के इस साक्षात्कार से आपको अपनी भी कमजोरियां पता चलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। आप अपने साथ अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपना जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत आपके परिवार से ज़्यादा हमें है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद, नमस्कार।